बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे और क्लासेस को खूब एंजॉय कर रहे होंगे। आप लोगों को क्लासेस समझ में आ रहा होगा। आज की क्लास से भी आप लोगों को बहुत सारे क्वेश्चन मिलने वाले हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं और जो विभिन्न एग्ज़ाम में आए हुए हैं और आप लोगों को सारी चीज़ें पढ़ाया है, इसलिए उम्मीद करेंगे कि आप लोग गलतियाँ नहीं करेंगे। चलिए बच्चा लोग, शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न से। और पहला प्रश्न ही आप लोगों का बहुत ही शानदार है और देखिए कूट पर आधारित है। आपको उत्तर कूट की सहायता से देना है, इसलिए क्वेश्चन को सावधानी से पढ़ना है और फिर जवाब देना है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा सही कथन का चयन कीजिए। आपको कथनों पर विचार करना है और कूट की सहायता से सही उत्तर देना है। पहला ऑप्शन है, राष्ट्रीय विकास परिषद योजना आयोग का एक अंग है। क्या ये बात सही है कि जो राष्ट्रीय विकास परिषद था वो योजना आयोग का एक भाग था, एक पार्ट था, एक अंग था? दूसरा, आर्थिक और सामाजिक योजना को भारत के संविधान की समवर्ती सूची में रखा गया है। क्या ये बात सही है कि आर्थिक और सामाजिक योजना को भारत के संविधान की समवर्ती सूची में रखा गया है? बहुत ही शानदार प्रश्न है बच्चों, याद रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट। तीसरा है, भारत का संविधान यह विहित करता है कि पंचायतों को आर्थिक विकास एवं सामाजिक न्याय की योजना बनाने का कार्यभार दिया जाना चाहिए। बताएंगे बच्चा लोग, प्रश्न काफ़ी ही शानदार हैं और आप लोगों को पता होगा, सारी बातें पढ़ाई हूँ, कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं है जो आपको ना पता हो। तो देखिए, ए में है केवल पहला, बी में है दूसरा तीसरा, सी में है पहला और तीसरा, डी में है कि सभी। आपको बताना है कौन से कथन हैं जो कि सही हैं और आपको उत्तर देना है कूट की सहायता से। और आप सभी को पता है कूट वाले प्रश्न बड़े आसान होते हैं, उसमें तो कोई दम ही नहीं होता। और आई थिंक आप सभी को उत्तर मिल गया होगा। तो देखिए बच्चा लोग, एलिमिनेट करते हैं। एलिमिनेशन से क्वेश्चन आसान हो जाते हैं। जैसे आपको पता है कि जो राष्ट्रीय विकास परिषद है ये योजना आयोग का अंग नहीं है, ये दोनों वर्क करते हैं। योजना आयोग जो भी योजनाएं बनाता है उसकी अनुशंसा राष्ट्रीय विकास परिषद करता है, इसका पार्ट नहीं है। ये दोनों अलग निकाय हैं, हालांकि दोनों ही सलाहकारी निकाय हैं, दोनों ही सलाह देते हैं। दोनों का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है, कैबिनेट स्तर के मंत्री इनके सदस्य होते हैं, लेकिन ये एक दूसरे के पार्ट नहीं है, लेकिन एक दूसरे के सहायक हैं, मददगार हैं। योजना बनाता है योजना आयोग और उसको पास करता है, उसका अनुमोदन या उसको आगे बढ़ाने का काम जो करता है वो राष्ट्रीय विकास परिषद। तो पहला सही नहीं है कि एक दूसरे का अंग है या राष्ट्रीय विकास परिषद योजना आयोग का अंग है, ये सही नहीं है। अब आप देखिए, अगर पहला सही नहीं है तो फिर आपका 3 ऑप्शन अपने आप से हट गया। कितना आसानी से आपका उत्तर आपके सामने है बच्चों। दूसरा और तीसरा बिल्कुल सही है। ये क्वेश्चन कई बार आया है। आर्थिक और सामाजिक योजना या आर्थिक नियोजन किसका भाग है? समवर्ती सूची का भाग है, यानी कि केंद्र और राज्य दोनों इस पे वर्क करते हैं। और भारतीय संविधान में इस बात का उल्लेख किया गया है कि पंचायतों को आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय जैसे योजना बनाने का कार्यभार दिया जाना चाहिए। तो दूसरा तीसरा बिल्कुल करेक्ट है, पहला सही नहीं था। चलिए अगला प्रश्न भी बहुत ही बढ़िया है। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है, ना तो वित्त आयोग ही संवैधानिक निकाय है और ना योजना आयोग। दूसरा है, वित्त आयोग का क्षेत्र तो बजट के राजस्व खंड के पुनरीक्षण तक ही सीमित है, जबकि योजना आयोग सर्वांगीण पुनरीक्षण करता है, जिससे राज्य की पूंजीगत और राज्य स्वायत्त दोनों अपेक्षाएं की जाती हैं। तो आपको बताना है बच्चा लोग कि आपका तीसरा है, कोई भी व्यक्ति एक ही समय में वित्त आयोग और योजना आयोग दोनों का सदस्य नहीं हो सकता। और आपका चौथा ऑप्शन है, वित्त आयोग और योजना आयोग के कार्य और दायित्वों की परस्पर अतिव्याप्ति नहीं है। तो आपको बताना है बच्चा लोग कि कौन सा है जो कि आपका सही है। आपको सही बताना है और उम्मीद है कि आप लोग सही ढूंढने में जो है समर्थ होंगे। क्या पहला सही है कि ना तो वित्त आयोग और ना तो वित्त आयोग ही संवैधानिक निकाय है और ना ही योजना आयोग? तो आप सभी को पता ये तो गलत है, क्योंकि वित्त आयोग तो संवैधानिक निकाय है ना, इसका उल्लेख आपने देखा अनुच्छेद 280 में है, लेकिन आपका योजना आयोग नहीं है, तो पहला गलत हो गया। दूसरा, वित्त आयोग का क्षेत्र तो बजट के राजस्व खंड के पुनरीक्षण तक ही सीमित है, जबकि योजना आयोग जो है
ये क्या करता है, इसके बारे में कह रहा है ये सर्वांगपूर्ण पुनरीक्षण करता है, जिससे राज्य की पूंजी और राजस्वगत दोनों अपेक्षाएं की जाती हैं। तो क्या वित्त आयोग का जो क्षेत्र है वो केवल राजस्व के बजट खंड से संबंधित है? नहीं, ये जितनी भी राजस्व आते हैं उसमें से कितना राज्यों को मिलना चाहिए, कितना केंद्र का हिस्सा होना चाहिए, ये बातें भी इसके क्राइटेरिया में आती हैं। इसलिए आपका क्या हो गया, दूसरा ऑप्शन भी सही नहीं है। हम बात देखते हैं, तीसरा कह रहा है कोई भी व्यक्ति एक ही समय में वित्त आयोग और योजना आयोग दोनों के सदस्य नहीं हो सकता है। ऐसा तो कहीं कोई उल्लेख नहीं है कि अगर कोई वित्त आयोग का सदस्य है तो वो योजना आयोग का सदस्य नहीं हो सकता। कैबिनेट स्तर के मंत्री योजना आयोग के सदस्य होते हैं, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। तो आप सभी को पता हो कि हो सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है कि कोई भी व्यक्ति एक समय में वित्त आयोग और योजना आयोग दोनों का सदस्य नहीं हो सकता, ऐसी कोई बाध्यता नहीं है। यानी कि आपका क्या सही हो जाएगा, केवल चौथा। वित्त आयोग और योजना आयोग के कार्यों और दायित्वों की परस्पर अतिव्याप्ति नहीं है। ये बिल्कुल सही है कि इनके जो दायित्व हैं वो परस्पर बहुत ज़्यादा व्याप्ति नहीं है, अति जो दायित्व हैं वो परस्पर इनकी अतिव्याप्ति नहीं है। ये बिल्कुल सही है। आपका ऑप्शन नंबर 4 जो है बच्चों ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न था। आपका अगला प्रश्न है और ये काफ़ी आसान है, आपको इसका उत्तर पता होना चाहिए बच्चों, बहुत ही ईजी है, बहुत बार एग्जाम में ये आया हुआ है और इसमें आप लोगों को कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन है राष्ट्रीय विकास परिषद। राष्ट्रीय विकास परिषद के बारे में क्या बात सही है आपको ये बताना है। पहला है पंचवर्षीय योजनाओं का सामान्य प्रारूप तैयार करती है। क्या राष्ट्रीय विकास परिषद पंचवर्षीय योजनाओं का सामान्य रूप तैयार करती है? दूसरा है पंचवर्षीय योजनाओं के क्रियान्वित की देख रेख करती। क्या ये पंचवर्षीय योजनाओं के क्रियान्वयन का देख रेख करती है? तीसरा राष्ट्रीय योजनाओं की समीक्षा करती है। क्या राष्ट्रीय विकास परिषद राष्ट्रीय योजनाओं की समीक्षा करती है? और चौथा योजना के प्रत्येक क्षेत्र का लक्ष्य निर्धारित करती है। तो बताएंगे बच्चा लोग आपका कौन सा ऑप्शन है जो कि सही है। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है और जो आप ऑप्शन देख रहे हैं कमोबेश सारे ऑप्शन एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, इसलिए हो सकता है जिन बच्चों को कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो वो कंफ्यूज हो जाएं कि इसका सही उत्तर क्या होगा, लेकिन जिनका कॉन्सेप्ट क्लियर है उनको तो समस्या नहीं होना चाहिए। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि आपका राष्ट्रीय विकास परिषद क्या करता है। मैंने आपको पहले ही बताया कि पंचवर्षीय जो योजनाएं हैं ये आपका योजना आयोग बनाता है। इसका प्रारूप तैयार करना किसका काम है? योजना आयोग का है, ये आपका राष्ट्रीय विकास परिषद का नहीं है। दूसरा कह रहा है राष्ट्रीय पंचवर्षीय योजनाओं के क्रियान्वयन की देख रेख करता है, तो क्रियान्वयन की देख रेख भी नहीं करता, देख रेख तो योजना आयोग का ही काम है। लेकिन कह रहा राष्ट्रीय योजनाओं की समीक्षा करता है, समीक्षा करने के बाद ही तो उसको पास करेगा कि ठीक है ये योजना लागू किया जा सकता है। यानी कि योजना बनाएगा योजना आयोग, लेकिन उसको पास करेगा कौन? वो राष्ट्रीय विकास परिषद करेगा और उसके बाद फिर योजना आयोग ही उसके कार्यों को क्रियान्वित करेगा और उसकी देख रेख करेगा। तो ये सब सिर्फ इसको पास करने का काम है राष्ट्रीय विकास परिषद का। कैसे करेगा? पहले उसकी समीक्षा करेगा, अच्छे से उसके बारे में जांच पड़ताल करेगा, अगर सब कुछ ठीक रहेगा तो उसको पास करेगा, अगर संशोधन की ज़रूरत होगी तो संशोधन करवाएगा। ये काम है राष्ट्रीय विकास परिषद का, बाकी चीज़ें योजना आयोग जो है वो देखता है। चलिए देखते हैं बच्चा लोग आपका अगला प्रश्न और ये भी काफ़ी आसान है। राष्ट्रीय विकास परिषद का मुख्य संबंध होता है। ये तो बहुत ईजी हो गया आप लोगों के लिए, क्योंकि इससे आसान और कोई क्वेश्चन नहीं हो सकता, मुझे लगता है अब तक का सबसे इजी क्वेश्चन है। तो बताएंगे बच्चा लोग राष्ट्रीय विकास परिषद का संबंध किससे है? पहला है पंचवर्षीय योजनाओं के अनुमोदन से, दूसरा है ग्राम विकास परियोजनाओं के क्रियान्वयन से, तीसरा है विकास परियोजनाओं के निर्माण से और चौथा है केंद्र राज्य वित्त संबंध से। कितना आसान है बच्चा लोग, आज का सबसे इजी क्वेश्चन, इसलिए फटाफट उत्तर बता दे रहे हैं आप लोगों को। आप सभी को पता है कि जो आपका राष्ट्रीय विकास परिषद है NDA है, ये क्या करता है? ये पंचवर्षीय योजनाओं का अनुमोदन करता है, समीक्षा करता है, पास करता है। फटाफट बताइएगा NDA की स्थापना किस वर्ष और किस
तारीख को हुई थी बताई हूँ, विथ डेट आप लोगों को मंथ भी बताई हूँ और ईयर भी बताई हूँ, तो फटाफट कमेंट कीजिएगा। और ये जो दिया ना केंद्र राज्य वित्त संबंध से संबंधित है, ये तो आपको पता है कि वित्त आयोग का काम होता है। और विकास परिषद के परियोजनाओं के निर्माण ये योजना आयोग करता है, आप सभी को पता है, तो आपका पहला ही सही है। चलिए अगला देखते हैं। आपका अगला है भारत का योजना आयोग। भारत का योजना आयोग क्या है? एक स्वायत्त शासी संस्था है, एक सलाहकार संस्था है, एक संवैधानिक संस्था है या एक वैधानिक संस्था है। बहुत इजी, ये दूसरा सबसे इजी है आपके लिए, बहुत ही आसान है। तो बता देंगे बच्चा लोग, फटाफट उत्तर दे दीजिएगा, बहुत ही आसान है आप लोगों के लिए। और एग्ज़ाम में बार बार आए हुए क्वेश्चन है, कई एग्ज़ाम में ये कई बार आया हुआ है, तो याद रखेंगे, इम्पॉर्टेंट भी है और इजी भी है। क्योंकि आप लोगों ने इतना अच्छे से पढ़ा तो आप लोगों को तो कोई समस्या होनी ही नहीं चाहिए। आप सभी को पता है कि जो आपका योजना आयोग है ये एक सलाहकारी निकाय है, ये मात्र एडवाइजरी जारी करता है, एडवाइस देता है। ये स्वायत्तशासी नहीं है, ये अपने फैसले लेने के लिए स्वतंत्र नहीं है और ये संवैधानिक निकाय भी नहीं है, इसका कोई भी उल्लेख संविधान में नहीं मिलता है और एक वैधानिक संस्था भी नहीं है, ये मात्र क्या है, एक सलाहकारी संस्था है। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, और ये तो है आपका 2019 का करंट का है, बताइएगा, कोशिश कीजिएगा जवाब देने का बच्चा लोग। नीति आयोग के अनुसार भारत की नवाचार सूचकांक 2019 में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य शीर्षस्थ था? यानी कि नीति आयोग के अनुसार भारत की नवाचार सूचकांक में 2019 में कौन सा राज्य था जो कि शीर्ष पर था? पहला है तमिलनाडु, दूसरा है महाराष्ट्र, तीसरा है हरियाणा और चौथा है कर्नाटक। तो बताएंगे बच्चा लोग कौन सा राज्य था जो शीर्ष पर था नवाचार सूचकांक की रिपोर्ट में। और ये काफ़ी आसान भी है आप लोगों के लिए और एक कॉमन सेंस का क्वेश्चन भी है। हालांकि हो सकता है आप लोग कंफ्यूज हो जाएं कि 2019 में कौन सा राज्य था जो कि आपका प्रथम स्थान पे था। तो याद रखिएगा बच्चा लोग, आपका जो कर्नाटक था ये पहले स्थान पे था 2019 में, और जो झारखंड था वो अंतिम स्थान पे था 2019 में नवाचार सूचकांक में। तो याद रखेंगे, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और ये मतलब जो है उस समय एग्ज़ाम में कई एग्ज़ामों में देखने को क्वेश्चन मिला था। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। ये क्वेश्चन भी बढ़िया है। भारत सरकार की नीति आयोग जो आर्थिक नीति निर्धारण का चिंतन समूह में नीति का पूरा स्वरूप किया। अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन मैं फिर से पढ़ दे रही हूँ बच्चा लोग। कह रहा है भारत सरकार की नीति आयोग जो आर्थिक नीति निर्धारण का चिंतन समूह में नीति का पूरा स्वरूप क्या है? अच्छा, आपको बताना है कि इसका जो पूरा मतलब क्या कहेंगे हम, नीति का फुल फॉर्म बताना है आप लोगों को। नीति का फुल फॉर्म क्या होता है? तो देखिए क्या क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान है, कोई दिक्कत ही नहीं है कि भारत सरकार का जो नीति आयोग है जो आर्थिक नीति निर्धारण करने का एक चिंतक समूह है, सलाहकारी निकाय है, इसका नीति का पूरा स्वरूप क्या है, यानी कि इसका फुल फॉर्म क्या है, आपको ये बताना है। तो आपके सामने है राष्ट्रीय आंतरिक व्यापार सूचना, दूसरा ऑप्शन है राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान, तीसरा है राष्ट्रीय समेकित संधि संस्थान और चौथा है राष्ट्रीय बौद्धिक ट्रेनिंग संस्थान। तो बताएंगे बच्चा लोग आपका कौन सा ऑप्शन है जो कि सही हो जाएगा। और आई थिंक आप लोगों को नीति आयोग का फुल फॉर्म पता होगा, ये भी कई बार एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन है। नीति आयोग का फुल फॉर्म बताएंगे बच्चा लोग कौन सा सही है आप लोगों का, नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या सही है। और आई थिंक आप लोगों को इसका उत्तर पता होना चाहिए और इसलिए मैं आप लोगों को थोड़ा समय दे रही हूँ, आप सभी लोग इसका उत्तर दीजिएगा और गलत ना कीजिएगा, क्योंकि ये सब बहुत छोटे से क्वेश्चन हैं और जो पहले के एग्ज़ाम में बार बार आए हैं, क्योंकि नीति आयोग बना ही 2015 में, उसके बाद से ये क्वेश्चन कई बार पूछे गए विभिन्न एग्ज़ामों में। आप सभी को पता है 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग पूर्ण रूप से सामने आया है और जिसका जो फुल फॉर्म है वो है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफार्मिंग इंडिया। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफार्मिंग इंडिया, इसका मतलब है राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान।
तो आप सभी को इसका उत्तर पता चल गया होगा बच्चों। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है, राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफार्मिंग इंडिया। ये इसका इंग्लिश में रूपांतरण करेंगे तो फुल फॉर्म हो जाएगा, याद रखिएगा, दोनों हिंदी भी और इंग्लिश भी। चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न, और ये प्रश्न भी काफ़ी आसान है और बढ़िया भी है, आप सभी को इसका उत्तर पता हो। भारतीय योजना आयोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो कि सही है? पहला है, योजना आयोग का संविधान में कोई उल्लेख नहीं है। क्या ये बात सही है कि योजना आयोग का संविधान में कोई उल्लेख नहीं है? दूसरा, इसके उपाध्यक्ष एवं सदस्यों के लिए कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता। क्या ये बात भी सही है कि इसके अध्यक्ष और बाकी सदस्यों के लिए कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता है? दूसरा, इसके सदस्य के लिए कोई निश्चित योग्यता निर्धारित नहीं है। क्या ये बात सही है? और चौथा है कि उपयुक्त सभी बातें सही हैं। तो बताएंगे बच्चा लोग कि क्या है जो कि सही है आपका योजना आयोग के बारे में, और उम्मीद है इसका उत्तर आप सभी को पता होगा। आसान है और आप सभी को पता है कि इसका उत्तर ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट है। ये सारी बातें बिल्कुल सही हैं। योजना आयोग का संविधान में कोई उल्लेख नहीं है, मैंने पहले ही बताया आपको। इसके उपाध्यक्ष और सदस्यों का कोई निश्चित कार्यकाल नहीं है, ये भी सही है। और इनके लिए कोई निश्चित योग्यता भी निर्धारित नहीं है, ये बात भी बिल्कुल करेक्ट है। चलिए बच्चा लोग देखते हैं आज का आपका अगला प्रश्न, और ये भी काफ़ी आसान और इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। इंडिया विज़न 2020 के द्वारा किसके द्वारा तैयार किया गया था? यानी कि इंडिया विज़न 2020 किसने तैयार किया था? पहला है SP गुप्ता समिति, दूसरा है पंत समिति, तीसरा है मल्होत्रा समिति, और चौथा है नरसिम्हा समिति। तो बताएंगे बच्चा लोग, योजना आयोग ने जो 2000 यानी कि 2020 का जो विज़न रखा है, ये किस समिति ने इसको जो है तैयार किया था? कौन से समिति की अनुशंसा पे ये तैयार किया गया था? याद रखेंगे, बहुत इम्पॉर्टेंट है ये आपका, काफ़ी बढ़िया प्रश्न है। उम्मीद है कि आप लोग इसका उत्तर जान रहे होंगे। हालांकि ये फैक्ट है तो PCS आधारित क्वेश्चन है ये, तो फटाफट उत्तर दीजिएगा। आप सभी को पता हो बच्चा लोग कि आपका जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है यही करेक्ट हो जाएगा। योजना आयोग ने जून 2000 में इंडिया विजन 2020 पर एक समिति गठित की थी, जिसके अध्यक्ष योजना आयोग के सदस्य डॉक्टर SP गुप्ता थे, और इन्हीं के ही द्वारा तैयार किया गया था इंडिया विजन 2020 SP गुप्ता समिति। अगला प्रश्न है, और ये भी काफ़ी आसान और बढ़िया प्रश्न है, आप सभी को उत्तर पता होना चाहिए इसका। नियोजन पूर्वपेक्षित समझा गया, नियोजन पूर्वपेक्षित समझा गया, इसका क्या तात्पर्य है? पहला ऑप्शन है संतुलित सामाजिक आर्थिक विकास के लिए, दूसरा है विकास के लाभ समरूप में विस्तृत करने के लिए, तीसरा है आंचलिक विषमताओं को दूर करने पर ध्यान केंद्रित करने के लिए, और चौथा है उपलब्ध संसाधनों के उपयोग को अधिकतम बनाने के लिए, और पांचवा है कि सभी के लिए। तो बताएंगे बच्चा लोग कि नियोजन पूर्व प्रेक्षित समझा गया, यानी कि प्लानिंग जो है वो पहले से ही अपेक्षित आवश्यक समझा गया। इसके लिए कौन कौन से रीज़न हैं जो कि जिम्मेदार हैं? तो काफ़ी बढ़िया है, कॉमन सेंस का है, अंडरस्टैंडिंग का प्रश्न है, और आप सभी को इसका उत्तर पता होना चाहिए। बहुत ही बढ़िया है कि भारत में जो नियोजन लाया गया है, आर्थिक प्लानिंग जो लाया गया है, उसका उद्देश्य क्या है, वो किन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए लाया गया था। तो याद रखेंगे बच्चा लोग, इसमें जो ऑप्शन दिए ना सभी सही हैं। संतुलित सामाजिक आर्थिक विकास के लिए भी, और विकास के लाभ समरूप में विस्तृत, यानी कि सभी को समान रूप से विस्तृत करने के लिए, पहुंचाने के लिए, और आंचलिक मतलब होता है क्षेत्रीय या स्थानीय जो विषमताएं हैं उसको दूर करने पर ध्यान भी केंद्रित करना था इसका, और साथ ही जो संसाधन हमारे पास उपलब्ध हैं उनका जो उपयोग है वो अधिकतम बनाने के, उसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा लिया जा सके, ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग हो सके, ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपका प्लानिंग लाया गया, आर्थिक नियोजन लाया गया। तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल ऑप्शन नंबर 5 बिल्कुल सही है। सभी बातें बिल्कुल करेक्ट है, इसमें आप लोगों को कोई डाउट नहीं होना चाहिए।
चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न, और ये काफ़ी आसान है और इसको मैं पहले भी करा चुकी हूँ, तो इसको तो कोई भी बच्चा गलत नहीं करेगा। फटाफट आप सभी लोग उत्तर दीजिएगा बच्चा लोग। आप सभी को इसका उत्तर पता है, बेझिझक कमेंट करके फटाफट उत्तर दीजिएगा। क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत की योजनाओं के सार्वजनिक व्यय हेतु अधिकतम साधन कहाँ से जुटाए जाते हैं। यानी कि वर्तमान में अगर भारत सरकार को कोई भी योजना चलानी है तो सार्वजनिक रूप से या सार्वजनिक व्यय हेतु सबसे ज़्यादा साधन सरकार कहाँ से जुटाती है। पहला है वर्तमान प्राप्तियों से, कि जो वर्तमान में प्राप्तियाँ मिल रही हैं सरकार को। दूसरा विदेशों से, कि विदेशों से लेकर के। तीसरा है सार्वजनिक उद्योगों से, और चौथा है कि ऋण से। तो बताएंगे बच्चा लोग, सरकार को अगर कोई योजना लानी है और उसे अपने सार्वजनिक व्यय के लिए पैसे की आवश्यकता है तो सबसे ज़्यादा कहाँ से पैसे जुटाती है। और आप सभी को इसका उत्तर पता है कि सरकार जहाँ से जुटाती है वहीं पे सबसे ज़्यादा व्यय भी करती है। तो आय के साधन भी हैं और व्यय का सोर्स भी है, और आप सभी को पता है वो क्या है, वो है ऋण। ऋण का ब्याज अदायगी हमारा सबसे ज़्यादा उसी पे इन्वेस्टमेंट होता है, आप सभी को पता हो। और सरकार का अधिकतम ज़रूरत भी इन्हीं से पूरा होता, चाहे वो ऋण आंतरिक हो या बाह्य हो या दोनों हो। चलिए बच्चा लोग देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। और अगला प्रश्न भी आपका काफ़ी आसान है, ये तो बहुत ही आसान है लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में कई बार आया हुआ है। दिया है, नेशनल प्लानिंग कमेटी का गठन किया। किसने नेशनल प्लानिंग कमेटी का गठन किया था। याद रखिएगा बच्चों, किसके निर्देश में नेशनल प्लानिंग कमेटी का गठन किया गया था। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आपको बताना है कि नेशनल प्लानिंग कमेटी का गठन किसने किया, किसके निर्देश पे हुआ। अध्यक्ष कौन था ये नहीं, बल्कि किया किसने, किसके निर्देश पे हुआ था। ऑप्शन में है जवाहरलाल नेहरू, दूसरा है के दलाल, तीसरा है सुभाष चंद्र बोस और चौथा है लाल बहादुर शास्त्री। तो बताएंगे बच्चा लोग, याद रखिएगा नेशनल प्लानिंग कमेटी है ये, नेशनल प्लानिंग नहीं है आपका, पंचवर्षीय योजना नहीं है, बल्कि आपका क्या है, नेशनल प्लानिंग कमेटी, यानी कि राष्ट्रीय योजना कमेटी है ये, राष्ट्रीय योजना आयोग नहीं है। तो फटाफट उत्तर दीजिएगा बच्चा लोग, किसके निर्देश पर हुआ था इसकी स्थापना। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आया है। याद रखेंगे कि वर्ष 1938 का टाइम पीरियड था, उस समय नेशनल प्लानिंग कमेटी का गठन सुभाष चंद्र बोस के निर्देशन में किया गया था। याद रखिएगा कब किया गया है, 1938 में। ये एग्ज़ाम में भी आ चुका है कि कब नेशनल प्लानिंग कमेटी का गठन हुआ था, 1938 में। आप सभी को पता है 1938 में सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष बने थे, और जो है ये हरिपुरा के थे, और 39 में फिर त्रिपुरा में वो अध्यक्ष बन गए थे, लेकिन वहाँ पे उनको इस्तीफा देना पड़ा था। तो उस समय ये कांग्रेस के अध्यक्ष थे, और इन्हीं के निर्देश से नेशनल प्लानिंग कमेटी का गठन किया गया था, और उसके जो अध्यक्ष बनाए गए थे वो जवाहरलाल नेहरू बनाए गए थे। ये चीज़ भी याद रखिएगा, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अध्यक्षता नेहरू ने किया, लेकिन निर्देशन सुभाष चंद्र बोस का था। घटना 1938 का है, जब हरिपुरा के अध्यक्ष बने थे आपके जो है सुभाष चंद्र बोस। बहुत ही बढ़िया प्रश्न था बच्चों। नेक्स्ट भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, कहना 1944 में गांधीवादी योजना को प्रतिपादित किया था। 1944 में गांधीवादी योजना को किसने प्रतिपादित किया था, आपको ये बताना है। आपके सामने ऑप्शन है, NR सरकार ने, दूसरा है कस्तूरी भाई लाल भाई ने, तीसरा है जयप्रकाश नारायण ने, और चौथा है श्रीमान नारायण अग्रवाल ने। बताइएगा बच्चा लोग कि 1944 में गांधीवादी योजना को प्रतिपादित किसने किया था। ये सारे क्वेश्चन भी विभिन्न एग्ज़ाम में बार बार पूछे गए हैं, इसीलिए आप लोगों के सामने रखा गया है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। उम्मीद है कि आप सभी को इसका उत्तर पता होगा बच्चा लोग। फटाफट उत्तर दीजिएगा, और ये बहुत ही शानदार प्रश्न है। तो याद रहे कि 1944 में गांधीवादी योजना को जो प्रतिपादित करने वाले व्यक्तित्व हैं वो हैं श्रीमान नारायण अग्रवाल। ये आपका ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, श्रीमान नारायण अग्रवाल द्वारा ही 1944 में
भारत के आर्थिक नियोजन हेतु यह योजना प्रस्तुत किया गया था, जो कि गांधीवादी योजना के नाम से जाना गया था। बच्चों अगला आपके लिए क्वेश्चन है, एक फटाफट उत्तर दीजिएगा, इसका उत्तर क्या होगा। क्वेश्चन है आपके लिए कि पिछड़े देशों के लिए पिछड़े एक मिनट बच्चा लोग, पिछड़े देशों के लिए रोलिंग पढ़ाई हूँ आप लोगों को, रोलिंग प्लान का सुझाव किसने दिया था। रोलिंग प्लान का सुझाव किसने दिया था, सुझाव किसका था, आपको ये बताना है। तो आपके सामने पहला ऑप्शन है, ऑप्शन ए है जी मिर्डल, और आपका बी है, बताइएगा बच्चा लोग, आर नरकर्स, सी है आपका डब्ल्यू ए लेविस, और डी है कोई नहीं। तो बताएंगे बच्चा लोग कि पिछड़े देशों के लिए रोलिंग प्लान का सुझाव किस व्यक्ति ने दिया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आया है और उम्मीद है आप सभी को इसका उत्तर पता होगा। मैंने आप लोगों को पंचवर्षीय योजना पढ़ाते हुए बताया था कि पिछड़े देशों के लिए रोलिंग प्लान का जो सुझाव है ये किसने दिया था। हमारे देश में जब मोरारजी देसाई का सरकार था, जनता पार्टी की सरकार थी, 1978 की घटना है ये, और उस समय जो है रोलिंग प्लान हमारे देश में भी अपनाया गया था। और ये किसने दिया था, तो याद रखिएगा गुरनार मिर्डल यानी कि जी मिर्डल ने ये प्लान दिया था। इम्पॉर्टेंट था बच्चों, एग्ज़ाम में आया हुआ इसलिए पूछ लिया आपसे। चलिए अगला प्रश्न, और ये प्रश्न भी इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, और फटाफट उत्तर दीजिएगा। क्वेश्चन है बच्चों, चल योजना के बारे में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। चल योजना के बारे में आपको निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और उत्तर देना है। और ये क्वेश्चन एक तरीके से कहिए कि करंट का है, तो आप लोग इस पर विचार करके उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा। हो सकता है आप लोगों के लिए ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाए। हालांकि इस चल योजना को ही जो है रोलिंग प्लान भी कहते हैं, ये चीज़ भी याद रखिएगा। चल योजना को ही रोलिंग प्लान भी कहते हैं। और मैंने आप लोगों को अभी भी बताया है कि रोलिंग प्लान लाया गया था पिछड़े देशों के लिए, और ये गुरनार मिर्डल का है। तो चलिए ध्यान दीजिएगा सारे ऑप्शन पे। क्वेश्चन है, चल योजना या रोलिंग प्लान के बारे में कौन सा कथन है जो कि सही है, विचार कीजिए। पहला, चालू वर्ष के लिए एक योजना जिसमें वार्षिक बजट शामिल होता है। क्या ये योजना वार्षिक बजट के आधार पर आता है। दूसरा, एक योजना जो 3, 4 या 5 वर्षों के लिए निर्धारित होती है। क्या यह योजना 3 या 4 वर्षों के लिए निर्धारित होता है जिसमें बजट जो होता है वो वार्षिक होता है। तीसरा, यह अर्थव्यवस्था की आवश्यकता अनुसार प्रतिवर्ष संशोधित होता है। क्या जैसी आवश्यकता होती है इसको हम प्रतिवर्ष संशोधित कर सकते हैं। और चौथा, 10, 15 अथवा 20 वर्षों के लिए एक सापेक्ष योजना। क्या इसके तहत 10, 15 और 20 वर्षों के लिए एक सापेक्ष योजना भी लाया जा सकता है। तो आपके सामने आप देख रहे हैं 4 ऑप्शन हैं और 5वां है कि उपयुक्त सभी सही हैं। तो बताएंगे बच्चा लोग चल योजना या रोलिंग प्लान के बारे में कौन सी बातें हैं जो कि आपका सही हो जाएगा। और ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और आप सभी को मतलब जो है मुझे लगता है काफ़ी हद तक क्वेश्चन समझ में आया होगा और उत्तर भी। तो याद रखेंगे बच्चा लोग कि ऑप्शन नंबर 5 आपका बिल्कुल सही है कि चालू वर्ष के लिए एक योजना जिसमें वार्षिक बजट शामिल हो, यानी कि हर वर्ष वार्षिक बजट शामिल हो, और ये योजना 3 से 4 वर्षों के लिए निर्धारित हो, और यह अर्थव्यवस्था की आवश्यकता के अनुसार प्रतिवर्ष संशोधित किया जा सके, और 10, 15 अथवा 20 वर्षों के लिए एक सापेक्ष योजना भी बनाई जाए। ये सारी बातें बिल्कुल सही हैं चल योजना या रोलिंग प्लान के लिए। तो ये एक तरीके से कहिए कि रोलिंग प्लान का ही विस्तार रूप था, विस्तृत रूप था जो आप लोगों के सामने रखा गया। तो उम्मीद है कि आप लोग उसका उत्तर समझ गए होंगे। चलिए आपके सामने भी एक नया क्वेश्चन आ गया है। क्वेश्चन काफ़ी इजी है और इम्पॉर्टेंट भी।
आर्थिक नियोजन विषय है। आर्थिक नियोजन किसका विषय है बच्चों? बहुत आसान है। समवर्ती सूचिका, राज्य सूचिका, संघ सूचिका या किसी भी सूची में विनिर्दिष्ट नहीं है। बताएंगे, बहुत आसान है। आज के क्लास में ही मैं बता चुकी हूँ उत्तर, तो इसका तो उत्तर बिल्कुल भी गलत नहीं करेंगे आप लोग। फटाफट उत्तर दीजिएगा कि आपका आर्थिक नियोजन जो विषय है ये किस सूची में आता है। और उम्मीद है आप सभी को इसका उत्तर पता हो कि आपका ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है ये बिल्कुल सही है। समवर्ती सूची में ही आर्थिक नियोजन विषय शामिल किया जाता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका बिल्कुल करेक्ट है, इसमें आप लोगों को कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न, और ये भी काफ़ी आसान है और आप सभी को इसका उत्तर पता होगा। निम्नलिखित पंचवर्षीय योजनाओं में से किस में गरीबी हटाओ विषय वस्तु पर आधारित गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के सर्वप्रथम प्रारंभ किया गया था? कौन से पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ विषय वस्तु पर आधारित गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम को सर्वप्रथम प्रारंभ किया गया था? पहला है तृतीय पंचवर्षीय योजना, दूसरा है चतुर्थ पंचवर्षीय योजना, तीसरा है पंचम पंचवर्षीय योजना और आपका नेक्स्ट है छठी पंचवर्षीय योजना। याद रखेंगे मैं, चलो इम्पॉर्टेंट है और मैंने आप लोगों को ये बहुत अच्छे से पहले ही डिस्कस कर दिया था कि जो आपका पाँचवीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत ही पहली बार गरीबी निवारण के उद्देश्य के साथ गरीब वर्गों की न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए राष्ट्रीय विकास कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था। तो इस हिसाब से आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? आप सभी को पता है पंचवर्षीय योजना में, पाँचवीं पंचवर्षीय योजना में ही ऐसा नारा दिया गया था, गरीबी हटाने की बात की गई थी और गरीबों की न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए राष्ट्रीय विकास कार्यक्रम भी शुरू किया गया था। चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। उम्मीद है ये समझ में आया होगा। आप लोगों को पंचवर्षीय योजना पढ़ाते हुए मैंने ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास केंद्र उपागम किस योजना के अंतर्गत अपनाया गया था? विकास केंद्र उपागम किस योजना के अंतर्गत अपनाया गया था? पहला है प्रथम पंचवर्षीय योजना, दूसरा है द्वितीय पंचवर्षीय योजना, तीसरा है तृतीय पंचवर्षीय योजना और चौथा है चतुर्थ पंचवर्षीय योजना। बताएंगे बच्चों, विकास केंद्र उपागम किस योजना के अंतर्गत अपनाया गया था? कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, आप लोगों के लिए बहुत आसान है, इससे इजी कुछ हो ही नहीं सकता। बस सोचने की ज़रूरत है, विचार कीजिए और उत्तर दीजिए। आप सभी को इसका उत्तर पता होना चाहिए बच्चों, क्योंकि कह रहा ना विकास केंद्र उपागम, यानी कि जो विकास है उसी को केंद्र में रख करके काम किया गया। तो आप सभी को पता है कि पहला तो कृषि आधारित था, दूसरा उद्योग धंधों पर आधारित था, तृतीय सक्सेस नहीं हो पाया था क्योंकि तृतीय में बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो गई थी। तो जाहिर सी बात है कौन सा होगा जो विकास को केंद्र में रख करके योजना बनाई जाएगी, वो है आपका चतुर्थ पंचवर्षीय योजना। ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल करेक्ट है, इसमें आप लोगों को कोई भी समस्या नहीं होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो क्या है। अगला प्रश्न है बच्चों, और ये भी बहुत ही अच्छा है, 11वीं पंचवर्षीय योजना में किस पर जोर दिया गया था? आपको ये बताना है 11वीं पंचवर्षीय योजना में किस पर जोर दिया गया था। पहला है सामाजिक न्याय के साथ आर्थिक समृद्धि, दूसरा है आर्थिक समृद्धि एवं मानवीय विकास, तीसरा है आर्थिक एवं ज़्यादा समावेशी समृद्धि और चौथा है तीव्रतर धारणीय तथा और अधिक समावेशी वृद्धि। मैंने आप लोगों को ये सारे पॉइंट समझाए भी हैं और नोट भी कराया था, तो उम्मीद है कि गलती नहीं करेंगे आप लोग। बहुत ही बढ़िया है ये, और ये एग्ज़ाम में कई बार आया है। ये 11वीं पंचवर्षीय योजना का थीम पूछ रहा है, जो 2007 से 12 के दौरान चला था, उसमें क्या थीम रखा गया था ये आप लोगों को बताना है, और ये बहुत ही बढ़िया है। और उम्मीद है आप सभी को याद होगा कि 11वीं पंचवर्षीय योजना में फास्टर एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ को रखा गया था, यानी कि आर्थिक एवं ज़्यादा समावेशी समृद्धि, इसका जो मेन कोटेशन था, मेन जो थीम था यही था। आपको पता है ये जो चौथा है तीव्रतर धारणीय और आर्थिक समावेश अधिक समावेशी विकास, ये 12वीं पंचवर्षीय योजना का है। याद रखेंगे, ये भी एग्जाम में कई बार आया है। ये 12वीं पंचवर्षीय का है और ये 11वीं पंचवर्षीय योजना का एक तरीके से कहिए कोटेशन है या थीम है, जिसको बेस बना करके हमने अपना काम आगे बढ़ाया था।
ये तो बहुत ईजी है बच्चा लोग, इसको तो आप लोगों को बताने में 1 मिनट भी नहीं लगना चाहिए। तो फटाफट उत्तर दीजिएगा। इसका उत्तर आप सभी का सही होना चाहिए, कोई भी बच्चा गलत नहीं करेगा। आज के कुछ क्वेश्चन बहुत आसान भी हैं आप लोगों के लिए। फटाफट उत्तर दीजिएगा। प्रथम पंचवर्षीय योजना की प्राथमिकता क्या थी? हमने प्रथम पंचवर्षीय योजना में किस पर फोकस किया था? तो आप सभी को इसका उत्तर पता है कि आपका जो प्रथम पंचवर्षीय योजना था ये किस पर फोकस किया गया है। हमने फोकस किया था, कृषि पर फोकस किया था, आप सभी को पता है। और जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना थी इसमें हमने जो फोकस किया था वो तीव्र औद्योगिकरण को फोकस किया था। फिर हमने तृतीय पंचवर्षीय योजना में फोकस किया था आधारभूत और उद्योगों के विस्तार पे ध्यान दिया था, ये चीज़ भी याद रखेंगे। और चतुर्थ जो हमारा पंचवर्षीय योजना था इसमें हमने स्वावलंबन के प्राप्ति और स्थिरता के साथ समृद्धि, याद रखिएगा। चतुर्थ में स्वावलंबन की प्राप्ति और स्थिरता के साथ समृद्धि, इस पर हमने ध्यान दिया था। और आपका जो पांचवा है इसमें हमने न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम को चलाया था, जिसमें हमने गरीबी उन्मूलन का नारा दिया था और न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम को चलाया था। चतुर्थ का भी याद रखेंगे कि स्वावलंबन की प्राप्ति और स्थिरता के साथ समृद्धि। और तृतीय आप सभी को पता ही है कि आधारभूत उद्योगों का जो है प्रसार, ये ध्यान दिया। द्वितीय में हमने तीव्र औद्योगिकरण पर ध्यान दिया और प्रथम में हमने कृषि के विस्तार पर ध्यान दिया था। ये सारी बातें याद रखेंगे बच्चा लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है। और चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है, और ये भी काफ़ी बढ़िया है। देखिए कूट की सहायता से उत्तर देना है, तो जल्दबाजी नहीं करेंगे आप लोग, उत्तर को ध्यान से पढ़ेंगे और उत्तर देंगे। भारत में पंचवर्षीय योजनाओं के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, आपको ये बताना है। कूट भी आपके सामने है और आपके सामने है ऑप्शन। पहला है, दूसरी पंचवर्षीय योजना से बुनियादी तथा पूंजीगत वस्तु उद्योगों के प्रतिस्थापन की दशा में निश्चयात्मक जोर दिया गया। निश्चयात्मक जोर दिया गया, कह रहा है द्वितीय पंचवर्षीय योजना से बुनियादी तथा पूंजीगत वस्तु उद्योगों के प्रतिस्थापन की दिशा में निश्चयात्मक जोर दिया गया। दूसरा है, चतुर्थ या चौथी पंचवर्षीय योजना में संपत्ति तथा आर्थिक शक्ति के बढ़ते संकेंद्रण की प्रवृत्ति के सुधार का उद्देश्य अपनाया गया। और तीसरा है, पांचवी पंचवर्षीय योजना में पहली बार वित्तीय क्षेत्र को योजना के अभिन्न अंग के रूप में शामिल किया गया। तो आपके सामने बच्चा लोग ऑप्शन है और ऑप्शन की सहायता से आप लोगों को उत्तर देना है। आई होप आपको ये थोड़ा सा हार्ड लग सकता है, लेकिन ये हार्ड नहीं है, बहुत ही बढ़िया है। आप सभी को इसका उत्तर पता हो कि कौन सा है जो कि आपका सही हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये उत्तर समझ में आ गया होगा और आप लोग इसको आसानी से बता सकते हैं। और ये आप लोगों को फटाफट उत्तर आ जाना चाहिए। और ऑप्शन नंबर आपका क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही है, पहला दूसरा सही है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना से बुनियादी तथा पूंजीगत वस्तु उद्योगों के प्रतिस्थापन की दिशा में निश्चयात्मक जोड़ दिया गया, बिल्कुल सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। उद्योगों के क्षेत्र में बिल्कुल काम किया गया था, बुनियादी और पूंजीगत। दूसरा भी सही है कि चौथी पंचवर्षीय योजना में संपत्ति तथा आर्थिक शक्ति के बढ़ते संकेंद्रण की प्रवृत्ति के सुधार का उद्देश्य अपनाया गया था, ये भी सही है। लेकिन कह रहा ना, पांचवी पंचवर्षीय योजना में पहली बार वित्तीय क्षेत्र को योजना के अभिन्न अंग के रूप में शामिल किया गया था, ये सही नहीं है, क्योंकि पांचवी में नहीं बल्कि ये नौवीं पंचवर्षीय योजना में वित्तीय क्षेत्र को योजना के अभिन्न अंग के रूप में सर्वप्रथम शामिल किया गया था। तो ये जो कोटेशन है ये किस पंचवर्षीय योजना का है? ये नौवीं पंचवर्षीय योजना का है, याद रखेंगे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है आगे ये फिर से स्टेटमेंट मिल जाए कि आपका जो है पहली बार वित्तीय क्षेत्र को योजना के अभिन्न अंग के रूप में शामिल किया गया। तो वित्तीय क्षेत्र को योजना के अभिन्न अंग के रूप में शामिल किया गया है नौवीं पंचवर्षीय योजना में, ये याद रखेंगे। तीसरा सही नहीं है, पहला दूसरा बिल्कुल करेक्ट है। फिर आपके सामने बढ़िया है प्रश्न, भारतीय योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन है जो कि आपका सही है, ये बताना है। तो आप देख रहे हैं आपके सामने है 4 ऑप्शन।
क्वेश्चन आई उम्मीद है कि आप लोगों ने क्वेश्चन समझ लिया होगा कि भारतीय योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन है जो कि सही है, आपको ये बताना है। और आपके सामने है कोट और यानी कि ऑप्शन, और आपको ऑप्शन की सहायता से उत्तर देना है। क्या है जो भारतीय योजना के संदर्भ में सही है? पहला है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना ने भारी उद्योगों की स्थापना पर बल दिया था। दूसरा है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना ने औद्योगिकरण की रणनीति के रूप में आयात प्रतिस्थापन की अवधारणा को प्रारंभ किया। और आपका जो तीसरा ऑप्शन है कह रहा कि दोनों बातें सही हैं। और चौथा कह रहा है कि कोई भी बात सही नहीं है। तो बताएंगे बच्चा लोग कौन सा सही है आपका भारतीय योजना के बारे में? पंचवर्षीय योजना की ही बात कर रहा है ये। तो आप सभी को ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि आपका पहला तो बिल्कुल ही करेक्ट है। इसमें तो आप लोगों को आंख बंद करके उत्तर देना था कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना भारी उद्योगों के लिए आया था, बिल्कुल सही है। और तीसरा भी सही है, ये भी आप लोग को पता हो कि तृतीय पंचवर्षीय योजना में औद्योगिकरण की रणनीति के रूप में आयात प्रतिस्थापन की अवधारणा पर बल दिया गया, यानी कि जो आयात हो रहा है अब उसकी जगह पे निर्यात को बढ़ावा दिया जाए, ऐसा कोशिश किया गया तृतीय पंचवर्षीय योजना में। तो आपका दोनों बात बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है बच्चों, इसमें आप लोगों को कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न, और ये प्रश्न भी काफ़ी आसान है और अब आप लोग इसका उत्तर बहुत आसानी से दे सकते हैं। कह रहा भारतीय पंचवर्षीय योजनाओं का मुख्य उद्देश्य, यानी कि जो पंचवर्षीय योजना हम लोग लेकर के आए थे उस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था, आपको यही बताना है। मुख्य उद्देश्य क्या था पंचवर्षीय योजनाओं को लाने का? पहला है धन या आय का समान वितरण। क्या पंचवर्षीय योजनाओं को धन और आय का समान वितरण करने के लिए लाया गया था? दूसरा, स्वावलंबन एवं विदेशी सहायता पर निर्भरता कम करना। क्या इसलिए लाया गया कि हम अपने पैरों पे खड़े हो सके और विदेशी सहायता जो है वो धीरे धीरे कम हो या समाप्त हो, चूँकि हम ज़्यादातर विदेशी सहायता पर निर्भर थे। तीसरा, पिछड़ी जातियों का विकास। क्या इसलिए आर्थिक नियोजन या पंचवर्षीय योजनाएं लाई गई कि जो पिछड़ी जातियां हैं उनका विकास हो। चौथा है निजी क्षेत्र की बढ़ती भूमिका। क्या निजी क्षेत्र की जो भूमिका है इसकी स्थिति को बेहतर बनाने के लिए लाया गया था, जो बढ़ रही थी। बहुत आसान है बच्चों, कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, आप सभी को इसका उत्तर पता होना चाहिए कि हमने पंचवर्षीय योजनाओं को क्यों शुरू किया था। बिल्कुल आसान है, बहुत ईजी है। भारतीय जो पंचवर्षीय योजनाएं हैं इनका जो सर्वप्रथम या सर्वप्रमुख जो उद्देश्य था वो था तीव्र आर्थिक विकास के माध्यम से स्वावलंबन और आत्मनिर्भरता प्राप्त करना। आर्थिक उदारीकरण के पश्चात जो भी चीज़ें हमने लागू की हैं उसका यही मात्र उद्देश्य था कि हम आत्मनिर्भर हो सके, अपने महत्वपूर्ण जो लक्ष्य हैं उनको प्राप्त कर सके जो हमने अभी तक प्राप्त नहीं किया था। समावेशी विकास हो, सभी का विकास हो, विदेशों पर निर्भरता कम हो, अपने आप को हम मजबूत कर सकें और अपने आप को अपने पैरों पे खड़ा कर सकें, ये मुख्य उद्देश्य था बच्चों, याद रखेंगे। नेक्स्ट है आपका पंचवर्षीय योजनाओं का मूल उद्देश्य था। फिर से वही चीज़ें आ गई हैं, तो उम्मीद है कि इसका उत्तर तो आप लोगों के लिए काफ़ी आसान होगा। आपको बताना, अच्छा, पाँचवीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य बताना है बच्चों। काफ़ी आसान है, ये पहले ही बता चुकी हूँ। सारी पंचवर्षीय योजनाएं लगभग पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, नौवां, 11वां, 12वां सब आपको बता चुकी हूँ कि सबका मूल थीम क्या था, किस मोटिव के साथ वो आए थे। तो बताइएगा पाँचवीं पंचवर्षीय योजना का मूल उद्देश्य क्या था? गरीबी हटाओ, या सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सुधार, या समावेशी विकास, या अपवर्जी विकास। तो बताएंगे बच्चा लोग कि पाँचवीं पंचवर्षीय योजना का जो मुख्य उद्देश्य था वो क्या था। उम्मीद है आप सभी को इसका उत्तर पता होगा। पाँचवीं पंचवर्षीय योजना बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसी पंचवर्षीय योजना में उद्देश्य रखा गया था आत्मनिर्भर होने का और शून्य विदेशी सहायता प्राप्त करने का। तो आप सभी को पता हो कि गरीबी हटाना और न्यूनतम आवश्यकता सबकी पूरी करना, न्यूनतम ज़रूरत गरीबों की पूरी करना, आत्मनिर्भर बनना, गरीबी हटाना, विदेशी सहायता पर निर्भरता कम करना, ये सारे उद्देश्य थे पाँचवीं पंचवर्षीय योजना के। काफ़ी इम्पॉर्टेंट है बच्चों, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये एग्ज़ाम में कई बार आया है, जो कि 1974 में प्रारंभ हुआ था और
1979 में 5वीं पंचवर्षीय योजना जो है ये समाप्त हो गई थी और ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है, पूर्ववर्ती योजनाओं की तुलना में 8वीं पंचवर्षीय योजना में मुख्य परिवर्तन है। यानी कि पहले की पंचवर्षीय योजनाओं की तुलना में जो 8वां पंचवर्षीय योजना लाया गया था उसमें क्या परिवर्तन आपको देखने को मिला, क्या अंतर है बाकियों की अपेक्षा। तो आपके सामने ऑप्शन है लोक क्षेत्र के परिव्यय में प्रभुत्व, दूसरा है असंरचनात्मक क्षेत्रों के लोक निवेश का संकेंद्रण, और आपका तीसरा है निर्यात के संवर्धन की दृष्टि से कृषि में प्रमुख निवेश, और चौथा है उन क्षेत्रों के प्रमुख निवेश जिसमें औद्योगिक रुग्णता चिंतन समस्या है। तो बताना है बच्चों आप लोगों को कि कौन सा है जो कि आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन था पूर्ववर्ती योजनाओं की तुलना में 8वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य परिवर्तन क्या था। और ये आपके लिए काफ़ी बढ़िया प्रश्न है, उम्मीद है कि आप लोग इसका उत्तर दे सकते हैं। बहुत ही शानदार प्रश्न है और कॉमन सेंस का भी है। तो फटाफट उत्तर दीजिएगा बच्चों कि पहले की योजनाओं की तुलना में जो 8वीं पंचवर्षीय योजना है उसका मुख्य उसमें क्या परिवर्तन लाया गया। तो पहला है लोक क्षेत्र के परिव्यय में प्रभुत्व कम करना या कमी, दूसरा है असंरचनात्मक क्षेत्रों के लोक निवेश का संकेंद्रण, तीसरा है निर्यात के संवर्धन की दृष्टि से कृषि का प्रमुख निवेश, और चौथा उन क्षेत्रों में प्रमुख निवेश जिसमें औद्योगिक रुग्णता चिंतन स्तर जो है वो ज़्यादा है। तो याद रहे आप लोगों का जो ऑप्शन नंबर पहला है यही सही है, लोक क्षेत्र के परिव्यय में प्रभुत्व की कमी, यानी कि लोक क्षेत्र के परिव्यय में प्रभुत्व की कमी। याद रखेंगे जब हमने 1991 में आर्थिक नीति जो आई थी उसको जब हमने अपनाया था और जो आपकी 8वीं पंचवर्षीय योजना में हमने सार्वजनिक क्षेत्र को में व्यय के जो परिव्यय की जो है कमी आई, इसका जो कारण था कि कारण क्या था कि विकास की प्रक्रिया में जो निजी क्षेत्र हैं पहले से अधिक इनका जो है महत्व वो बढ़ गया था। यानी कि 6वीं पंचवर्षीय योजना में जो टोटल निवेश था उसमें जो सार्वजनिक क्षेत्र था इसका लगभग योगदान 47% का था और जो कि घट करके 7वीं पंचवर्षीय योजना में 45% हो गया था। यानी कि जो निवेश है ना सार्वजनिक क्षेत्र में ये तेज़ी से घट रहा था। इसीलिए 8वीं पंचवर्षीय में योजना में कहा गया कि लोक क्षेत्र के जो परिव्यय में प्रभुत्व में जो कमी आई है इसको क्या करना है, इसको सही करना है। कमी, प्रभुत्व में कमी आई है, इसी पर ध्यान केंद्रित करने के लिए लाया गया था आपका 8वीं पंचवर्षीय योजना। यानी कि जो सार्वजनिक क्षेत्र है जो सरकार का क्राइटेरिया है वो सीमित हो रहा है, उसको सीमित नहीं होने देना है। चलिए बच्चों देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना में मानव विकास को सारे विकास प्रयासों का सार तत्व माना गया। बहुत ही शानदार प्रश्न है और आप सभी को इसका उत्तर पता हो। कह रहा है निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना में मानव विकास को सारे विकास प्रयत्नों का सार तत्व माना गया है। यानी कि मानव विकास सबसे महत्वपूर्ण है, मानव का विकास होना चाहिए और उम्मीद है कि आप सभी लोग इसका उत्तर दे सकते हैं। पहला है तीसरी पंचवर्षीय योजना, दूसरा है 5वीं पंचवर्षीय योजना, तीसरा है 6ठी पंचवर्षीय योजना, चौथा है 8वीं पंचवर्षीय योजना। तो बताएंगे बच्चों कौन से पंचवर्षीय योजना में आईएएस का प्रश्न है मानव विकास को ही सारे विकास के प्रयासों का सार तत्व माना गया। यानी कि जितने भी विकास किए जा रहे हैं वो सारे किसके लिए हैं, मानव विकास के लिए हैं। और ये भी बिल्कुल कॉमन सेंस का है और आप सभी को इसका उत्तर पता हो, बहुत ही बढ़िया है। उम्मीद है कि आप सभी को इसका उत्तर पता होगा। ऑप्शन नंबर जो आपका 4 है ये बिल्कुल करेक्ट है। 8वीं पंचवर्षीय योजना में ही
जो मानव विकास है इसको सभी विकास का सार माना गया था। आपने अभी देखा कि 8वीं पंचवर्षीय योजना में ही लोक क्षेत्र यानी कि सार्वजनिक क्षेत्र पर जो परिव्यय में जो कमी आई थी उसमें बढ़ोतरी करने की बात की गई, यानी कि सभी को सुविधाएं दी जाए, सभी के लिए सुविधाएं आसान हो, सस्ती हो, इस पर फोकस किया गया था 8वीं पंचवर्षीय योजना में। तो इन सब में आपका 8वीं ही सबसे आसान है, क्योंकि आपको पता है तीसरी उतना सक्सेस नहीं हुआ था। 5वीं गरीबी उन्मूलन, आत्मनिर्भरता पर ध्यान देने की बात है, विदेशों की सहायता ना लेने की बात की गई। 6ठी योजना में बहुत सारे काम किए गए, लेकिन इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, 8वीं पंचवर्षीय योजना हो जाएगा। याद रखिएगा बच्चों, आज का सारा प्रश्न पंचवर्षीय योजनाओं पर था, क्योंकि पंचवर्षीय योजनाओं से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं, इसीलिए मैंने आज आप लोगों के लिए पंचवर्षीय योजनाएं ही रखी हैं। याद रखिएगा, अभी बहुत सारे पॉइंट हैं जो पंचवर्षीय योजना के बचे हैं, लेकिन महत्वपूर्ण जो पॉइंट्स हैं उसको मैंने आप लोगों के सामने डिस्कस किया। उम्मीद है आप लोगों का पढ़ा हुआ रिकॉल हुआ होगा, क्योंकि पढ़े हुए बहुत समय हो चुका है, तो आप लोगों के दिमाग से काफ़ी कुछ पॉइंट स्किप हो चुका होगा, क्योंकि आप लोग रिवीजन तो करते नहीं हैं, मात्र प्रैक्टिस सेशन पर ही निर्भर है, और उसमें भी आप सभी की उपस्थिति नहीं रहती है। अगर आप सभी लोग इसको भी सीरियसली देखें तो बहुत सारे पॉइंट आपके रिवाइज हो जाएं, लेकिन आप लोग इसमें भी सीरियसली वर्क नहीं करते हैं। लेकिन कोई बात नहीं बच्चा लोग, मैं अपनी तरफ से प्रयास जारी रखूँगी। आप लोग भी हिम्मत बनाए रखिए और मेहनत को अपने जारी रखिए। और आप सभी को पता है, और ये बिल्कुल सर्वविदित है, जो मेहनत करेगा, जो प्रयास करेगा उसको सफलता ज़रूर मिलेगी, और जो निरंतर लगा रहेगा, निरंतर प्रयासरत रहेगा, उसको तो कभी कोई रोक नहीं सकता। तो प्रयासरत रहिए, आगे बढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। हमारी शुभकामनाएं हमेशा की तरह आपके साथ हैं और हमेशा रहेंगी। आज के लिए इतना ही बच्चों, फिर मिलेंगे अगले दिन ऐसे ही शानदार प्रश्नों के साथ। आप लोगों को फिर से नई नई चीज़ें बताएंगे, याद कराएंगे। थैंक यू सो मच।